Hi friends, my name is Ajit Parvate and we are running a series on NISM 5A Mutual Fund Distributor module. Out of this is the chapter number 2, that is concept and role of mutual fund. The first we will see learning objective. Learning objective में the first thing हम जो देखने वाले हैं वो concept and role of mutual fund. फिर उसके बाद है classification of mutual funds, then growth of mutual fund industry in India. Now सबसे पहले म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेट्स अज्यूम कि 50 लोग हैं, 50 लोगों के पास हर एक के पास 2-2 लाख रुपया है, मतलब टोटल मिला के 1 करोड़ रुपया हो गया। ये 1 करोड़ रुपया ये जो लोग हैं हम उनको कहेंगे, क्योंकि उनको इन्वेस्ट करना है इसलिए हम उनको कहेंगे कि इन्वेस्टर्स है। ये 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके फंड मैनेजर को दिया। सो ये जो पैसा इकट्ठा किया दैट इज कॉल्ड एज अ पूल ऑफ मनी। नाउ फंड मैनेजर ये जनरली असेट मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वाला बंदा होता है जो एक्चुअली जो स्कीम में किस किस इक्विटी में किस किस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है जो अल्टीमेटली डिसीजन देता है। तो हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक फंड मैनेजर होता है। एवरी म्यूचुअल फंड स्कीम डू हैव वन फंड मैनेजर अलोकेटेड टू दैट specific scheme. The basic job of that fund manager is to choose the different securities as per the research, as per the basic investment objective of that particular scheme, and accordingly invest into portfolio of different scripts. यहाँ पे before investing your objective, let's assume that fund manager will ask you an objective. What are your objective? Let's assume आपने सबने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए। फिर he will ask कितना रिस्क आप लेने के लिए तैयार है। तो आपने कहा कि हम पूरा रिस्क लेने के लिए तैयार है, हमें कोई रिस्क का कोई दिक्कत नहीं है। Then he will ask how much time that you would like to stay invested. आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है। आपने कहा कि हमें 5 साल कोई चिंता नहीं है, 5 साल तक हम आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। All these three tenets basically qualifies for equity invest. So we will consider it's a blue chip fund. What he will do accordingly, he will invest into only blue chip companies like Infosys, Wipro, HDFC Bank, SBI, ICICI Bank, Reliance Industries, TCS. In all these companies he will invest your money. तो क्या किया उन्होंने, आपका ये जो टोटल 1 करोड़ का फंड था, ये 1 करोड़ का फंड उन्होंने ये डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट किया। और आपने इन्वेस्ट किया तो उसका आपके पास कुछ लिखित स्वरूप में स्टेटमेंट होना चाहिए। सो व्हाट ही विल डू, this entire 2 lakhs rupees whatever that you have given, he will do a face value of 10 rupees each. He will allot number of units. जैसे अगर हम किसी कंपनी में शेयर्स लेते हैं तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं, यहाँ पे शेयर्स को यूनिट्स कहा जाता है म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में। तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे। उसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी, 10 रुपए फेस वैल्यू रहेगी। सो 10 रुपए की फेस वैल्यू, और जो आपका टोटल कॉर्पस था 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया था, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 रुपीज, मतलब आपको जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे उसकी क्वांटिटी रहेगी 20,000 रुपीज। सो 20,000 इंटू 10 मतलब 2 लाख रुपए का टोटल यूनिट कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड में। हर एक इंडिविजुअल ने, जैसे 50 लोगों ने मिलकर टोटल 1 करोड़ रुपए दिया। ये बात हो गई, मतलब आपको आपके नंबर ऑफ यूनिट्स मिल गए। फिर स्टे इन्वेस्टेड। फिर मार्केट जिस हिसाब से ऊपर जाता है, जिस हिसाब से नीचे आता है, अकॉर्डिंगली देयर विल बी अ चेंजेस इन द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। जो आपने इन्वेस्ट किया है तो वो पैसा तो वैसे नहीं रहेगा। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपने जो इन्वेस्ट किया था 1 रुपए की वैल्यू ऊपर जाएगी, 1 करोड़ रुपए की वैल्यू ऊपर जाएगी। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो वैल्यू नीचे आएगी। सो लेट्स अज्यूम कि आपने 2 साल तक इन्वेस्ट एज इट इज रखा। 2 साल के बाद सपोज किसी को लगा कि नहीं, मुझे हायर एजुकेशन के लिए या बच्चे को किसी को उसका हायर एजुकेशन कराना है, उसके लिए आपको पैसा विड्रॉ करना है। तो आप में से किसी एक ने अप्रोच किया एएमसी को, असेट मैनेजमेंट कंपनी को, कि आई वांट टू विड्रॉ माय मनी। सो क्या हुआ था, आपने जब इन्वेस्ट किया था तब आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, आपके पास 20,000 यूनिट्स थे। दिस म्यूचुअल फंड कंपनीज ऑन अ डे टू डे बेसिस आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है उसका डे टू डे बेसिस पे उसका वैल्यूएशन करता है। उस वैल्यूएशन को कहते हैं नेट असेट वैल्यू, कि आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किया था उसका क्या वैल्यू रहेगा, उसको नेट असेट वैल्यू कहा जाता है। और उसके लिए जो फंडामेंटल टेक्निक यूज होता है उसको कहते हैं मार्क टू मार्केट, जो हम आगे आने वाला जो दूसरा स्लाइड है उसमें हम उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। तो आपने ये जो इन्वेस्ट किया तो वो विड्रॉ करने के लिए 2 साल के बाद उन्होंने क्या किया, जैसे आप बैंक में जाते हो और आप विड्रॉल स्लिप भर के देते हो, ऐसे ही म्यूचुअल फंड में यू हैव टू गिव एन रिडेम्पशन स्लिप। इन म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजी, instead of withdrawal, the term which is used as a redemption. So you need to give a redemption slip. तो आपने redemption slip sign करके दे दिया। What will happen, आपने आज redemption slip sign करके दिया है, so after 5 days T+5, okay, जनरली म्यूचुअल फंड का जो रिडेम्पशन होता है 5 दिनों के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। Accordingly, what will happen after 5 days, once you have given a redemption request and it got processed, उसके 5 दिन के बाद you will receive
योर कॉर्पस। तो आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और आप जब देखते हो 2 साल के बाद आप जो देखते हो तो आपको 2 लाख रुपए के 2,50,000 मिले। That 50,000 that is called as a return, and in this manner in mutual fund we are actually getting a appreciate capital appreciation in this manner. So basically what is mutual fund? Mutual fund is a प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ये एक तरीके का एक साधन है जहां पे हम सब लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और जहां से हमारा पैसा हम बढ़ा सकते हैं, जिसका रिटर्न बढ़ा सकते हैं। सेकंड, इन लीगल पार्लांस म्यूचुअल फंड इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रस्ट। ट्रस्ट फॉर हुम, अगर कोई ट्रस्ट रहेगा तो उसके बेनिफिशियरीज होना चाहिए, तो कोई जिनको ये बेनिफिट देता है वो होने चाहिए। सो वी ऑल इन्वेस्टर्स आर द बेनिफिशियरी ऑफ दिस ट्रस्ट। सो ये क्या करता है? इट मोबिलाइजेस मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट मार्केट सिक्योरिटीज इन लाइन विद द stated investment objective. What is the stated here that we have seen? What are the stated investment objective? We need a good return. We are ready to take a higher risk, and we will wait for minimum 5 years. That are the investment stated objective, and over a period of time, it is going to deliver a very good return. Okay, long-term return that it is going to. So where this in mutual fund, where they will invest into different equities, different bonds, money market instrument, and other securities. And the good part about mutual fund is that it is completely professionally managed by asset management company. What are the roles of mutual fund? First, to help the investors in earning an income or building their wealth through mutual fund. If you will see, if you look at the data all over the internet, you will through the SIP or lump sum amount for 20 years, 25 years, you will get n number of examples where people has actually earned a lot of money, and by doing that they actually accumulated, they built up their really good wealth by investing into mutual. Now what is the second important part? Mutual fund to structure a scheme for different kind of investment objective. म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड जैसे लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, हर एक आदमी का, हर एक इन्वेस्टर्स का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। सम पीपल डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क बट दे वांट अ स्टेडी स्टेट रिटर्न। लॉट ऑफ पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क, दे वांट अ हायर रिटर्न। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट ये होती है, दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क और दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। उनकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है, हार्डली 3 महीने के लिए उनको इन्वेस्ट करना है या 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है। फॉर ऑल दिस डिफरेंट काइंड ऑफ requirement of client, so mutual fund has structured different schemes as per their investment objectives. That's what I already told, to to help or to cater to the diverse requirement of investors. They are doing this. Now mutual fund में आप कई बार देखोगे कि जैसे हम यहाँ से प्रोग्रेस करेंगे तो intermittently sometimes I will use the word as a scheme, sometimes I will use the word as a fund. So fund and scheme are generally interchangeably it is getting used. By investing into mutual fund, क्या होता है? जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो अल्टीमेटली आपने जो पैसा दिया हुआ है वो पैसा म्यूचुअल फंड एएमसी के थ्रू दे विल गेट इन्वेस्टेड इनटू कंपनी। तो कंपनी के पास एक कैपिटल मिलेगा कंपनी को टू फर्दर एक्सपेंशन और टू देयर ऑपरेशंस। बट साइमल्टेनियसली कंपनी हैज टेकन दे विल इन्वेस्ट इनटू शेयर्स, शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। Okay, when they are investing into shares or debentures or bond, simultaneously they will check, because mutual fund is acting as a trust. They are working on your behalf, on the behalf of investors. So it is their utmost duty to check where this amount, your amount is where it has got actually invested, कि आपके जो पैसे हैं वो कहाँ सही जगह पे लगे हैं, क्या सही कॉर्पोरेट में लगे हैं, क्या कहाँ पे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉपर है, क्या वहां पे जो काम हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है, क्या whether they are really working for the benefit of your shareholders. Everything that they will check, whether they are following ethical standards and everything. They do have their different standard operating procedures to check the operations of different companies जहाँ पे उन्होंने invest किया हुआ है, and if they find suitable then only they will continue their investment. When they will find कि it is not as per the stated objective, they will take out their investment. So mutual fund ये काम बहुत अच्छा करता है। साइमल्टेनियसली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आने के कारण आज हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 1963 में शुरुआत हुआ था, आज ऑलमोस्ट 60 इयर्स होने को आ रहे हैं। इन दिस 60 इयर्स इट हैज ग्रोन टू अ लेवल ऑफ ऑलमोस्ट 38.42 लाख करोड़। इतना बड़ा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो गया है। फिर इसमें कहाँ कहाँ किसको किसको जॉब है? एक एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनी में। सो देयर आर मोर देन 44 asset managed companies right now in India and number of employees working over there. Simultaneously distributors
होते हैं, जिनको डिस्ट्रीब्यूटर्स एजेंट जो लोगों तक, ठीक है, ये पूरे म्यूचुअल फंड की इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। फिर बैंकर्स की रिक्वायरमेंट है, फिर कस्टोडियन की रिक्वायरमेंट है, फिर रिसर्च एनालिस्ट उन लोगों की रिक्वायरमेंट है। सो दे आर प्रोवाइडिंग अ लाइकली लाइवलीहुड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल in the economy. Simultaneously, because of mutual fund, it is acting as an investment vehicle through which lot of people, okay, cross section of the society, they are putting their investment into this. As already I told you, the asset under management in mutual fund industry, it is almost more than 38.42 lakh crore, which itself is a humongous amount. So actually, it is promoting a economic development and as well as helping in nation building. Another important point. एक टाइम था, आज से कम 20 साल पहले, व्हेन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री दैट एयूएम वाज नॉट दैट बिग। उस टाइम क्या होता था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनको शॉर्ट फॉर्म में एफआईएस कहा जाता था, ये एफआईएस फॉरेन से, डेवलप्ड इकोनॉमी से इंडिया में इन्वेस्ट करते थे। एंड एज एंड व्हेन दे फाइंड कि मार्केट इज नॉट सुटेबल, दे विल टेक आउट देयर मनी। उससे क्या होता था, हमारा मार्केट जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था, करते थे, तब हमारा जो मार्केट है या हमारा सेंसेक्स है, हमारा निफ्टी जो है, वो काफी अच्छा बढ़ता था। और जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेते थे तो हमारा मार्केट गिर जाता। बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन अ शॉर्ट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज डीआईआई है। अभी ये जो डीआईआई, इनका जो अभी स्ट्रांग हो गया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, या अपने यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री जो स्ट्रांग हो गई है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सो दे एक्ट एज अ मार्केट स्टेबलाइजर। अगर एफआईएस ने अगर पैसा निकाल भी लिया है तो भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री उसको संभाल लेता है, तो मार्केट गिरने नहीं देता है। इट एक्ट एज अ मार्केट स्टेबलाइजर, जो अपने इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लोगों को हेल्प करने, ये से जो इंफॉर्मेशन मैंने अभी बताई, ये सेम चीज मैं ये एक फिगर के माध्यम से बता रहा हूं। इन्वेस्टर्स, यहाँ पे एक दिहाड़ी मजदूर जो 500 रुपया, 1000 रुपया पर डे कमा रहा है, वो भी इन्वेस्ट कर सकता है, और एक करोड़पति जो करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज कमा रहा है, वो भी आदमी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। सो इन्वेस्टर, एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे कैन डू द इन्वेस्टमेंट। सो अल्टीमेटली ये इन्वेस्ट करके क्या होगा, एएमसी के माध्यम से दे विल गेट इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट कंपनीज, in terms of equity, in terms of debt, in terms of bonds, it will get invested. And this company, these corporates, they will utilize this money to generate better returns. Simultaneously, because of the better returns, employment will also get generated, because they will go for expansions, so more employment will get generated. And because of the employment, more economic development that is going to happen. With the economic development, more people will be able to save. And when they will save, they will put their amount into investment. So it is actually mutual fund act as a key, key participant in the development of the economy in all markets. In all markets, that is really very interesting part of mutual fund. Now we will see investment objectives ऑफ म्यूचुअल फंड। अभी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जब हम कहते हैं, तब उसमें एक चीज हमें सबसे पहले समझनी चाहिए, म्यूचुअल फंड क्या करता है। म्यूचुअल फंड सीक्स अ मोबिलाइजेशन ऑफ मनी फ्रॉम ऑल पॉसिबल इन्वेस्टर्स। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड को क्या कहा जाता है, एक व्हीकल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो जैसे मैंने अभी बताया था, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे कैन इन्वेस्ट इनटू, दे कैन एक्सेस दिस कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी मार्केट थ्रू द म्यूचुअल फंड रूट। दे मोबिलाइज दिस मनी। देन अनदर प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेरियस स्कीम्स स्टेम्स फ्रॉम द बेसिक नीड ऑफ एन इन्वेस्टर, दैट इज सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न। मतलब म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स अलग अलग आती है, मैं आपको अभी बताता हूं कि अभी के डेट में, आज के डेट में, देयर आर 44 asset management companies are there, and all these 44 asset management companies put together running more than 2500 different various schemes. All these schemes defined on the basis of risk, return and liquidity time period as per the diverse need of different type of investors. So that was 2500 number of schemes। मतलब ये बहुत बड़ा यूनिवर्स हो गया, जहां से हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं। ईच स्कीम हैज अ प्री अनाउंस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स हुज इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्ट देयर ओन नीड्स एंड प्रेफरेंस। हर स्कीम का अपना एक
प्री डिटरमिन्ड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, जो SID स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छे तरीके से, प्लस SIA इसमें बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा इंफॉर्मेशन किस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है ये दिया होता है। साइमल्टेनियसली स्कीम्स ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर कस्टमर का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, वे जब दोनों मैच होते हैं देन अकॉर्डिंगली पीपल विल इन्वेस्ट इनटू दिस डिफरेंट स्कीम। दिस इज द बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड्स। फिर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है और what are the different type of schemes are available. Now let's assume overnight fund है, but इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये है, this scheme intend to provide reasonable income along with a high liquidity by investing in overnight securities having a maturity of one business day. There are a lot of people, those who are having, they got immediate money. उनके पास बहुत सारा पैसा, एक उन्होंने कोई प्रॉपर्टी सेल किया हुआ है या कोई बिजनेस डील है या बड़े कॉर्पोरेट्स है, उनके पास लमसम फंड आ गया in few crores of rupees, but they don't want to invest for a long term period because immediately after some time, after 3-4 days, they need to make a payment also. They can park this fund for 3-4 days into this overnight fund, wherein there's a maturity of one day also. Means today they can invest and tomorrow they can withdraw. So for that one day, they will get some reasonable return. Otherwise, what will happen if they park this fund into their current account? So in current account, they are not going to get any return. So that's why for such a short term period, for one business day also, there is a scheme in mutual fund that is overnight. Now second, to generate capital appreciation income from portfolio in predominantly invested in equity and equity related instrument. जैसे हमने कहा था कि 1 करोड़ रुपया जमा किया है, फिर fund manager has asked what is your objective, then people said for a long term period they want a capital appreciation, simultaneously they need a very good return and they are ready to take risk. All these conditions qualifies for investment into equity fund. Now let's assume with an age group of 55 to 60 years of age, that person is not ready to take any big risk as such. He want a kind of a where some capital appreciation also and simultaneously he need to get a good return over a period of time also. So what he will do, he will put a combination of debt as well as equity, that is called as hybrid fund. Above 60-65 years of age or 70 years of age, they don't want to take any risk, they don't want to have any exposure into equity, they want a steady state income for long term period, then they can invest into long duration fund, where the primary objective of scheme is to generate a steady stream of income through investment in fixed income securities. यहाँ पे बहुत बड़ा रिटर्न नहीं मिलेगा, ओके, इक्विटी जैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन जो इनकम है वो स्टेडी स्टेट इनकम रहेगा ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ इनकम. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल. देन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी कंपनीज होती है जो बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट करती है, अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स है जिनके यहाँ पे 2500 के ऊपर स्कीम्स है. अब फिर ये जो इसका बाइफर्केशन कैसे होगा? म्यूचुअल फंड्स दे डिसाइड बेसिकली इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ 3 things. That is investment objective. When we are talking about investment objective, so if the first thing that comes, that is risk, return and liquidity. On the basis of these 3 investment objective decide होता है. Then second part, asset allocation. हमने रिस्क कितना लेना है ये डिसाइड कर दिया, रिटर्न कितना चाहिए ये डिसाइड कर दिया, लिक्विडिटी कितनी चाहिए ये डिसाइड कर दिया, बट उसके बेसिस पे we need to invest somewhere ना. So that is asset allocation. Asset allocation, what are the different sorts of investment avenues or assets are available? That is debt, equity and money market. In the combination also we can use it. Okay, so they will invest into a different combination, debt, equity की भी बात करते हैं तो there are a number of like mid cap, small cap, blue chip, value investing. So lot of options are available. So they will invest accordingly. अब investment style में there are 3 different styles. That is growth style, value style and quality style. So first we will see about growth style. Growth style में basically क्या होता है कि यहाँ पे focus ये रहता है to increase the investors capital. So invest into companies those who are really growth oriented. मतलब young and small companies whose earning are expected to increase at above average level. In such companies they will invest जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा है. देन सेकंड पार्ट, दैट इज वैल्यू कंपनीज. अब ये जो वैल्यू कंपनीज होती है, ये वैल्यू कंपनीज में के डिफरेंट रेशियोज कैसे बिहेव कर, कि क्या रियली दैट कंपनी इज रियली वैल्यूएबल, और वैल्यूएबल इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ उसकी बुक वैल्यू, उनका डिविडेंड पे आउट रेशियो, देन प्राइस टू अर्निंग रेशियो, देन लो प्राइस टू सेल्स रेशियो and higher dividend yield. Yes, sir, there are different parameters to check whether the company is
वैल्यू बाइंग प्रपोजिशन, ये देखा जाता है, एंड अकॉर्डिंगली दे विल इन्वेस्ट इनटू दिस काइंड ऑफ कंपनीज वेयर इट्स अ वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्ट. नाउ थर्ड इज क्वालिटी. Now, in case of quality, when we are talking about the quality, though in that part, see, not only financial parameters that they will look in, but they will look into some quality parameters also, like governance, what is the management style of the company, okay, whether their balance sheet need to be really strong, stable earning, stronger balance sheets, higher margin, then outperforming, then their focus need to be on a quality and long-term existence. All these parameters they will look into consideration for quality purpose. So these are the three different investment styles, that is growth style, value style, and quality style. Then we will see what are the different some words which already there I used multiple times, which we will explain over here. कि जैसे हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में हमेशा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे कहा था कि फेस वैल्यू की बात करी, जनरली यूनिट वैल्यू जो होता है दैट इज 10 रुपीज. शेयर्स के जैसे होता है कि जनरली 10 रुपया होता है. अभी क्या, अभी तो देयर आर फ्यू कंपनीज हु आर splitting that 10 rupees into 1 rupee share also, but in mutual fund the face value right now is 10, जो अकाउंटिंग पर्पस के हिसाब से काम में आता है. यूनिट कैपिटल इट्स अ नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड बाय अ स्कीम मल्टीप्लाई बाय द फेस वैल्यू इज द कैपिटल. जैसे मैंने कहा था, जैसे आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है तो 2 लाख का 10 फेस वैल्यू के हिसाब से आपने टोटल मिला के 20,000 आपको यूनिट्स मिले हैं. सो 20,000 इंटू 10 अगर करेंगे तो आपका जो यूनिट कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया हुआ है दैट इज 2 lakhs of rupees. साइमल्टेनियसली कंपनी के पास लेट्स अज्यूम 500 करोड़ है, तो 500 करोड़ में उन्होंने 10 रुपए के फेस वैल्यू से अगर इशू किया हुआ है तो 500 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 मींस 50,000 नंबर ऑफ यूनिट, 50 crore of units that they will issue. So 50 crore of units into 10, that will be called as a unit cap. Now another important part, that is recurring. आपने फंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फंड मैनेजर he will invest into different companies. जब इन्वेस्ट करते हैं so there are lot of expenses, बैंकिंग चार्जेस होता है, देन रिसर्च एनालिस्ट जो होते हैं उनका अपना एक खर्चा होता है, देन कस्टोडियन का खर्चा होता है, देन रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट होते हैं उनका खर्चा होता है, फिर डिपॉजिटरी ऑपरेशंस का खर्चा होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स होते हैं, जो एजेंट होते हैं, उनका कमीशन उसमें होता है. तो देयर आर लॉट ऑफ पार्ट ऑफ पीपल और स्टेक होल्डर्स दोज हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व इनटू एंटायर दिस म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस. तो डेफिनेटली सम कॉस्ट दैट दिस म्यूचुअल फंड स्कीम विल इनकर. सो ऑल दिस एक्सपेंसेस दे विल चार्ज टू द स्कीम. तो ये जो स्कीम में वो जो चार्ज लगाते हैं दैट इज अ रिकरिंग एक्सपेंसेस, दैट इज ऑन अ मंथली बेसिस दैट एक्सपेंसेस. सो दिस एक्सपेंसेस आर चार्ज एट द परसेंटेज ऑफ द स्कीम्स असेट अंडर मैनेजमेंट. जो एईएम होता है वो एईएम को परसेंटेज के टर्म्स से कहाँ पे 0.5% होता है, तो कहाँ 1% होता है. तो मैक्सिमम लिमिट एज पर द सेबी 0.5 to 2.25 मैक्स टू मैक्स. ओके, दैट इज द लिमिट व्हिच हैज बीन गिवन बाय द सेबी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स. ये जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है, जब हम नेट असेट वैल्यू किसी स्कीम का एक्चुअली वैल्यू क्या है कि उनको कभी लिक्विडेट करना है, तो जो रियलाइजेबल वैल्यू होता है, मतलब आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो मार्केट प्राइस हो गया कि शेयर्स की भाषा में जिसको हम मार्केट प्राइस कहेंगे, वो मार्केट प्राइस निकालने के पहले उसमें से ये जो स्कीम के एक्सपेंसेस है उसको माइनस करना पड़ता है. दैट इज द रिकरिंग एक्सपेंसेस. नाउ नेट असेट वैल्यू पॉपुलरली नोन एज अ NAV. NAV मतलब अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, कल आपको पैसे विड्रॉ करना है, तो जो नेट असेट वैल्यू रहेगी एज पर दैट रेट ओनली यू विल गेट योर मनी. लेट्स assume initially 2 lakhs rupees got invested and got a 20,000 number of units at the rate of 10. But when you sold that, when you redeem that point of time, let's assume that unit price value increase, that 10 rupees increase to a level of 12.5 rupees. That 12.5 rupees will be considered as a net asset value, NAV of that particular scheme. Then asset under management, जैसे 50 लोग थे, ये 50 लोगों ने मिलके 1 करोड़ रुपए. बट ऐसी होगा क्या किसी एक स्कीम का, जब न्यू फंड ऑफर आता है जिसको एनएफओ कहते हैं, ये एनएफओ में जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम है, लॉट ऑफ पीपल कंटिन्यूअसली इन्वेस्टिंग, लॉट ऑफ पीपल कंटिन्यूअसली रिडीमिंग. तो एक पर्टिकुलर स्कीम में नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स दे विल पुट इन देयर मनी. द एंटायर कॉर्पस दैट इज कॉल्ड एज असेट अंडर मैनेजमेंट. मतलब जितना भी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स लोगों को दिया हुआ है प्लस इनटू उनका जो NAV रहेगा, that entire amount will be considered as a asset under management. तो asset under management का definition क्या होगा? AUM is equal to current NAV into total number of
यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, मतलब जितने लोगों के पास नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे वो पर्टिकुलर स्कीम के इनटू जो NAV रहेगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ असेट अंडर मैनेजमेंट। नाउ मार्क टू मार्केट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मार्क टू मार्केट का मतलब ये होता है कि डेली 5 days अ वीक शेयर मार्केट होता है, सो यू पीपल हैव इन्वेस्टेड, सो ऑल आवर शेयर, ऑल आवर इन्वेस्टमेंट एक्चुअली गोज इनटू आइदर शेयर्स और बॉन्ड्स। बॉन्ड्स है तो उसका वैल्यूएशन अलग रहेगा, लेकिन शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, so on a daily basis there will be fluctuations, and if we will not incorporate these fluctuations on a daily basis, हमारे जो हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है उसका अगर हम डेली बेसिस पे वैल्यूएशन नहीं देखेंगे, सो वी विल नॉट बी एबल टू अराइव एट अ करेक्ट नेट असेट वैल्यू। सो दिस मार्क टू मार्केट मतलब अगर कोई कंपनी, आज आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है, कल उसका 105 रुपए इन्वेस्ट हो गया, 105 रुपए से आपके इसमें पोर्टफोलियो में वैल्यू ऐड हो गई, लेकिन कल वो जो 105 रुपए है उसकी वैल्यू अगर 104 होती है तो 1 रुपए से माइनस होगा, मतलब हमारा जो वैल्यू बढ़ा हुआ था वो 1 रुपए से माइनस होना चाहिए दूसरे तीसरे दिन में। सो ये जो फ्लक्चुएशंस होता है दैट इज गेटिंग कैलकुलेटेड ऑन अ डेली बेसिस एंड दैट इज कॉल्ड एज mark to market. Now we will see what are the different advantages of mutual. In mutual fund, the first and foremost advantage, okay, that is ट्रांसपेरेंसी। इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, सो यू विल गेट एंटायर डिटेल्स, यू विल गेट स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, वेयर इन आपके 1 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट किए हुए हैं, एंड इफ यू चेक द फैक्ट शीट तो आपको उसमें एंटायर पोर्टफोलियो किस किस कंपनी में कितनी परसेंटेज में आपके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या रिकरिंग एक्सपेंसेस है, चार्जेस है, कहाँ आपका पैसा कटा हुआ है, एवरीथिंग विल गेट डिस्क्लोज, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ फंटास्टिक ट्रांसपेरेंसी इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। देन लिक्विडिटी, जैसे हमने देखा था कि आप एक दिन के लिए भी म्यूचुअल फंड में रख सकते हो, आपने आज पैसा विड्रॉ करने के लिए दिया है, आपको कल मिल सकता है, आप इक्विटी में करते हो तो T+5 में आपको मिलेगा। तो एज एंड व्हेन यू वांट, यू अकॉर्डिंगली यू कैन लिक्विडेट योर फंड। साइमल्टेनियसली डाइवर्सिफिकेशन, आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो टोटल अमाउंट है, आप अलग अलग एवेन्यूज में डाल सकते हो, आप कुछ पैसा डेट में डाल सकते हो, आप कुछ इक्विटी में डाल सकते हो, आप कुछ हाइब्रिड फंड में डाल सकते हो, आप कुछ रिटायर्ड फंड में डाल सकते हो, आपके पास एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तभी उसमें भी आप डाल सकते हो। सो यू कैन स्प्रेड योर रिस्क across different sort of schemes, and that is very much possible in the mutual fund, and this is one of the biggest advantage of mutual fund. Fourth one is well regulated. Entire mutual fund operation, entire process is well regulated by SEBI, so there will not be any scope that fraud is going to happen. It is not going to happen at all. It's really fantastically managed and well regulated by SEBI. Now convenience, scale of economies, आप अगर इंडिविजुअल बेसिस पे आप 1000 रुपए पर डे के SIP इन्वेस्ट करते हो, तो जो कंपनी जैसे मारुति हो गया, MRF हो गया, मारुति आज ऑलमोस्ट 9,000 रुपीज पर शेयर है, MRF की बात करेंगे इट इज अबाउट 70,000 है। सो वी कैन नॉट इन्वेस्ट इनटू दिस कंपनी, व्हेन वी विल गैदर अ पूल ऑफ फंड ऑफ मनी, we can have a we can invest into this company. So in mutual fund industry it offers a scale of economy. Simultaneously, the most beautiful part what I liked about mutual fund, that is convenience. I told you कि जो डेली वेजेस काम करने वाला आदमी है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जिसको 1000 रुपए की कमाई पर डे के हिसाब से है, वो भी आदमी इन्वेस्ट कर सकता है, और जिसकी कमाई crores and crores of rupees में है, he also can invest as small as 5,000 rupees per month. We can invest to a, there is no upper cap limit. आज इन्वेस्टमेंट स्पेक्ट्रम में जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दैट इज अवेलेबल, out of that mutual fund is a fantastic investment vehicle and option wherein it is a low cost. अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो ब्रोकरेज चार्जेस है, देन स्टैम्प ड्यूटी है, बाकी सब चीजें हैं। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस है, देन स्टैम्प ड्यूटी है, देन STT है, देयर आर लॉट ऑफ अदर ट्रांजैक्शन दैट इज। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो चार्जेस है ये सबसे लोएस्ट चार्जेस है, एंड ऑल दीज आर द फंटास्टिक एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। जब एडवांटेजेस की बात करते हैं तो उसके साथ उसके लिमिटेशंस भी आते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन दैट इज लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन। अब लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन का मतलब जो हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, एज आई टोल्ड यू, म्यूचुअल फंड बेसिकली सर्व्स टू अ ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव उसको सर्व करता है। तो यहाँ पे हम जिस प्रकार से चाह रहे हैं, अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं और मुझे मेरा पोर्टफोलियो अलग हिसाब से, मेरे हिसाब से चाहिए, टेलर मेड चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज म्यूचुअल फंड में डिफरेंट स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होता है, एंड उसी के
on the lines of that only mutual fund or asset or fund manager will invest as per the investment objective only. There is a lack of portfolio customization. मतलब individual to individual portfolio का customization tailor made होना possible नहीं है. Then choice overload, as I told you, there are 44 AMCs available in India right now, and they are offering more than 2,500 different schemes. So how to select the schemes, that is also a big task, and for which a really knowledgeable person, either you need to do the study and accordingly you need to invest, or you need to take a professional help. That entirely depends on you, what you want to do. So but still I will tell you, there's a lot of choices, lot of different schemes are available, and accordingly it becomes very difficult to choose. So that's why it is called as choice overload. Then no guaranteed return sits, since it is invested into market, there is no guaranteed return as such is possible. So mutual fund cannot offer any sort of a guarantee that they will assure you that you will get this much return only. So these are the three basic limitations of mutual fund. Now we will come to the next part, that is classification of mutual fund. Now there are three popular choices, that is by the structure of the fund, that is open-ended fund, close-ended fund, interval fund. Now open-ended fund, it's a generally open-ended fund means any point of time you can invest. First, they will bring a NFO, new fund offer. After that, after 15 days, then it will get open for purchase as well as redemption. तो आप कभी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी यहाँ से आप आपका पैसा विड्रॉ कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाई जहां पे आप कभी भी एंट्री कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओपन एंडेड. सेकंड वन इज क्लोज एंडेड. देयर आर फ्यू स्कीम्स यू कैन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 15 डेज यू कैन सब्सक्राइब टू दिस म्यूचुअल फंड्स. आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उसमें सब्सक्राइब कर सकते हो. आफ्टर दैट यू विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट इनटू दिस कंपनी. इट्स अ क्लोज एंडेड. एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें 500 करोड़ रुपए चाहिए, 500 करोड़ रुपए आ गया 15 डेज में, दैट फंड विल गेट क्लोज फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट. बट देन all this close ended fund हमें सेल और परचेस करना है, तो what they will do, they need to be listed on a stock exchange, and on the stock exchange जहां पे प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म होता है, जहां पे बायर सेलर होते हैं, और अकॉर्डिंगली मार्केट रेट के हिसाब से ट्रेडिंग होगा, सेल और परचेस होगा. दैट इज इन केस ऑफ क्लोज एंडेड. नाउ इंटरवल फंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ open ended and close ended. The NFO will open for a certain period, and over a period of time it will again open for a period of either 2 days or 15 days, minimum 2 days and max to max 15 days. Again you can invest, but once that window gets closed, you cannot invest it further. That is the interval fund. Nowadays this trend of interval fund as well as close ended fund, it is quite less. Most of the funds offered under various schemes, that is open ended fund only. Okay, that is part number 1, by the structure of the fund. Second one, by the management of the portfolio. There are two very famous style of management, that is active management and passive management. In active management, the fund manager every now and then, as per the investment objective, he will actively manage the portfolio of the scheme. किस कंपनी का रिटर्न अच्छा आ रहा है over a 6 months time, really company is giving a good return, he will monitor that. Those companies who are not giving a return as per the expectation, they will exit from that, and again in the market they will search for the good companies and they will buy. So they will actively manage the fund. In case of passive fund, it is it is based on certain things like सेंसेक्स बेस्ड रहेगा, इंडेक्स बेस्ड रहेगा, या और किसी फंड के बेस्ड रहेगा, फंड ऑफ फंड रहेगा. यहाँ पे फंड मैनेजर को पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज करने की गरज नहीं है. एज एंड व्हेन नीडेड, ओके, ही कैन इंटरवेन, बट हियर इट्स अ पैसिव मैनेजमेंट. सो ऑटोमेटिकली पैसिव मैनेजमेंट होगा तो खर्चा भी उसमें कम होगा. सो इन एक्टिव मैनेजमेंट द एक्सपेंसेस रेशियो इज हायर साइड, इन पैसिव मैनेजमेंट एक्सपेंसेस रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड. नाउ थर्ड पार्ट, बाय द इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स. सो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में, एज आई सजेस्टेड, देयर आर नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल लाइक इक्विटी, debt, money market, commodities like gold and silver, and international securities. So in equity also, large cap, small cap, mid cap, value stock companies, dividend paying companies. So there are a number of different options are available. In debt, there are again number of investment options available. And in the combination of debt, equity, money market, gold, silver, and international securities, accordingly they will invest into different combinations, permutation combinations they will invest. This is the investment universe. Now we will see what are the different categorization by SEBI and regulation. In 2017, in 2011, it has categorized, but in 2017 again, it has brought some further categorization of the mutual fund scheme. So right now, by this guidelines from 2017, the present schemes are like this. जहाँ पे equity schemes में there are 11 subcategories are there. Okay, in debt schemes 16 subcategories are there. In hybrid schemes 6 subcategories are there, and solution oriented scheme 2 subcategories are available. And in other schemes there are present
presently there are two categories are available. So one by one we are going to cover it. So before going into that details, we need to understand as per the market the definition of large cap, mid cap and small cap. Large cap का मतलब होता है large capitalized company, first से लेके 100 company in terms of market capitalization. Market मतलब जो market price है into total number of outstanding shares which are available for day-to-day sale and purchase. That is called as market capitalization. So अब in India जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी कंपनीज है, 2-2,500 कंपनीज जो है, ये कंपनीज में जो सबसे पहले टॉप 10 कंपनी 100 कंपनीज है उनको लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है. फिर उसके बाद जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें 101 से लेके 250 तक जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उनको मिड कैप कहा जाता है. और 250 कंपनीज के नीचे जितने भी कंपनीज है उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है. तो ये एक मेजर कैटेगराइजेशन है इनटू लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप. ये एक बार हमें समझ में आया तो हमें बाकी सब चीजें ग्रेजुअली समझ में आएगी. नाउ वी विल सी द डिफरेंट 11 टाइप्स ऑफ इक्विटी स्कीम्स. यहाँ पे मल्टी कैप फंड है, एज आई टोल्ड यू, दैट इज large cap, mid cap and small cap. So it's a combination of all these three. It's a open ended equity schemes जहां पे इन्वेस्टमेंट इनटू large cap, small cap and mid cap तीनों में रहेगा. अब इसमें एज पर तो सेबी यहाँ पे मिनिमम लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25% और स्मॉल कैप में मिनिमम 25% ये होना ही चाहिए. और बचा हुआ जो रहेगा वो फ्लक्चुएशन रहेगा कि कभी मिड कैप में हो सकता है 35% रहे, कभी स्मॉल कैप में हो सकता है 30% रहे, और जो बचा हुआ जो है दैट इज 35% दैट विल बी इन अ लार्ज कैप. ऐसे हो सकता है. नाउ लार्ज कैप फंड प्रिडोमिनेंटली एज द नेम सजेस्ट इट्स ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम, predominantly investment into large cap stock only. Here the total investment of the entire asset of the scheme, 80% will get invested into large cap. That is second one. Third one, large and mid cap. It's an open ended equity scheme, getting invested into large cap and mid cap. यहाँ पे लार्ज कैप और मिड कैप जो है इनका जो इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज रहेगा मिनिमम 30-35% रहेगा. सो दिस मिनिमम 35% इनटू लार्ज कैप एंड मिनिमम 35% इनटू मिड कैप. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लार्ज एंड मिड कैप. नाउ मिड कैप फंड स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू मिड कैप कंपनीज एंड अगेन इट्स ओपन एंडेड स्कीम. Here, more than 65% will get invested into mid-cap stocks only. Small cap, again, it's targeted to, small cap fund, small cap companies, predominantly get invested into small cap companies. It's an open-ended scheme. Minimum 65% will be invested into small cap companies. Now, dividend yield, fund manager will identify in the entire universe of the investment companies, those companies on a regular basis, those who are paying dividend, only in such companies they will invest. And that's why the name suggests dividend yield fund. Minimum 65% will get invested into this dividend paying companies. Then value or contra fund. As I told you, value means they will look into the companies wherein the investment strategy will be on a value based in the sense they will really look whether the market value is of that company, book to price ratio is really good, price earning ratio need to be really good. Okay, book to value ratio need to be on a lower side as compared to the industry peers. By looking into all these factors, value for investment, they will look into such companies. Okay, that is called as a value fund. Contra fund, when market is going up, in the contra fund they will take a reverse strategy. They will sell the shares, or they will look into the companies those who are not performing in the present scenario. They will invest into those companies. Okay, not performing in the sense they are having a future prospect in the company. As permitted, either you can bring value fund or you can bring a contra fund. And minimum investment that will be 65% into such companies. Okay, equity companies. Now focus fund, here it's an open-ended equity scheme, investment into minimum 30 stocks. As per SEBI, in SID, scheme information document, we need to mention whether the focus will be on a mid cap company, large cap company, small cap company, or multi cap. That need to be very specifically mentioned in the scheme information document. Minimum investment would be 65% into equity. Sectoral or thematic fund, these are the riskiest funds. This is an open-ended equity scheme specific into investment into specific sectors like bank, power, infrastructure. That is called as sectoral funds. Here 80% of the investment will happen into that particular thematic scheme or sectoral schemes. Now, equity linked saving scheme. This is the tax saving scheme under section 80C. Equity linked saving, this investment need to be locked in for a period of 3 years, and they need to invest into specified securities. Then it qualifies for the equity linked saving scheme. Under section 80C,
tax deduction that is very much available in this equity linked savings scheme. Now, multi-cap fund here, as the name suggests, they can invest into mid-cap, small cap, and large cap. Okay, there is no fixed proportion as such, but minimum 65% amount need to be invested into equity only. Okay, that's why it is called as a flexi cap. They can either invest into large cap, they can invest into mid cap, they can invest into small cap, and that's why another famous name for this multi-cap fund that is called as a dynamic. As per the market situation, as per the requirement, they can take a exposure into large cap, mid cap, and small cap companies. Okay, so this is 11 schemes all about equity schemes. Now we will see डेट स्कीम. And this date scheme, it's an open-ended scheme investing into overnight securities. यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट टेन्योर होता है वो हार्डली एक दिन का होता है. ओके, तो जो हमारे पास शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं वो हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. एकदम शॉर्ट मतलब 1 वीक के लिए, 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए हमारे पास ऐसे फंड है जो हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. नाउ लिक्विड फंड, it's an open-ended liquid scheme whose investment is into debt and money market instrument. Okay, with a maturity up to 91 days. जहां पे आपको अगर 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो. अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, they will invest into lot of commercial papers, corporate bonds, into debt instrument और money market instrument, जहां पे जो टोटल उसका ड्यूरेशन होता है 3 महीने से लेके 6 महीने का. Now here the word that is used as a Macaulay duration. In simple words, just duration आप consider करिए 3 to 6 months. As we will see, as we will go into the debt bonds and all this information details, we will discuss about the Macaulay duration. Now low duration fund, it's an open-ended debt schemes, investment into debt and money market instrument with a Macaulay duration between 6 months to 12 months. Then money market fund, it's an open-ended debt scheme, investment into money market instrument having a maturity up to 1 year. Low duration fund में 6 महीने से 12 महीने, ये आपको ध्यान में रखना है. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पे अप टू 1 year मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट होता है. शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, यहाँ पे 1 साल से लेके 3 साल तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, उसको शॉर्ट ड्यूरेशन कहते हैं. मीडियम ड्यूरेशन 3 से लेके 4 साल तक का पीरियड कंसिडर किया जाता है. मीडियम टू लॉन्ग टर्म 4 साल से 7 साल, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन इट मींस अबाउट 7 years, दैट इज कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग ड्यूरेशन फंड. देन डायनामिक बॉन्ड फंड, इसमें क्या होता है, डायनामिक बॉन्ड में जैसे हमने मल्टी एसेट में देखा था या डायनामिक इक्विटी में देखा था कि जहां पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसे ही डायनामिक बॉन्ड फंड जो होता है यहाँ पे किसी भी जो अपने ड्यूरेशन हमने बात करी थी, ओवरनाइट फंड हो गया, मीडियम ड्यूरेशन हो गया, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन हो गया, मीडियम टू लॉन्ग टर्म हो गया या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड हो गया, इसमें कहीं पे भी ये बॉन्ड जो डायनामिक बॉन्ड है यहाँ पे इसमें से इन्वेस्ट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डायनामिक बॉन्ड फंड. देन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, दे विल स्पेसिफिकली इन्वेस्ट into AA plus and above rated corporate bonds, जहां पे minimum 80% will get invested into these corporate bonds, so that's why it is called as a corporate bond fund. Now credit risk, this is very risky fund. An open-ended debt scheme, investing into below highest rated corporate bonds. The minimum investment into these bonds will be 60%. जहां पे only AA कैटेगरी, मतलब जहां पे सिक्योरिटी अवेलेबल, यहाँ पे अच्छा क्रेडिट रेटिंग नहीं है, ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है. दैट्स अ क्रेडिट रिस्क फंड. डेट फंड के बारे में बात करेंगे तो क्रेडिट रिस्क फंड इज द हाईएस्ट रिस्कीएस्ट फंड. देन बैंक एंड पीएसयू फंड, प्रेडोमिनेटली जो बैंक या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, ये जो बॉन्ड इशू करते हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको कहते हैं बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, जहां पे मिनिमम 80% नीड टू बी इन्वेस्टेड इनटू दिस बॉन्ड. गिल्टेज फंड, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जहां इन्वेस्ट किया जाता है 80%, okay, more than 80% amount gets invested into government bonds or securities. That's why it is called as gilt fund. Then gilt for 10 years duration fund, जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ड्यूरेशन 10 साल का है, वहां पे मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गिल्ट 10 years ड्यूरेशन फंड. फ्लोटर फंड ये ओपन एंडेड स्कीम है, ओपन एंडेड डेट स्कीम है, इन्वेस्टिंग इनटू फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट, जहां पे जो बॉन्ड्स होते हैं जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है, जैसे आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली दैट रेट गेट्स चेंज, ओके, ऑन क्वार्टर बेसिस इफ देयर इज सम चेंजेस दैट इज हैपनिंग इन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी. यहाँ पे मिनिमम 65% अमाउंट नीड टू गेट इन्वेस्टेड इनटू दिस डेट इंस्ट्रूमेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फ्लोटर फंड. अभी हाइब्रिड स्कीम इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एज वेल एज इक्विटी स्कीम्स. कंजर्वेटिव डेट फंड, एन ओपन एंडेड हाइब्रिड स्कीम मेनली इन्वेस्टिंग इनटू डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जहां पे 70 से लेके 90% अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है डेट में, और 10 से लेके 25% अमाउंट
ऑन इन्वेस्ट किया जाता है इक्विटी में, दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव, जहां पे डेट का परसेंटेज है वो काफी ज्यादा रहेगा, इक्विटी का जो परसेंटेज होगा एकदम मिनिमल होगा। देन बैलेंस एडवांटेज फंड, जहां पे डेट एंड इक्विटी कॉम्बिनेशन इनटू 40-60 और 60-40 होगा, यहाँ पे कोई आर्बिट्राज नहीं होगा। आर्बिट्राज क्या होगा दैट आई विल एक्सप्लेन जैसे फंड आएगा वहां। देन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, यहाँ पे प्रिडोमिनेंटली इट्स अ हाइब्रिड स्कीम्स, लेकिन मेन इन्वेस्टमेंट इनटू इक्विटी रहेगा, जहां पे 65% to 80% इक्विटी में रहेगा और 20% to 35% ये डेट में रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एग्रेसिव डेट फंड। देन डायनामिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज फंड, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एज वेल एज इक्विटी, लेकिन इनका जो अलोकेशन रहेगा दैट इज गोइंग टू dynamically change as per the market condition. That's why it is called as dynamic asset allocation. Then multi-asset allocation, open-ended scheme investing into 3 asset categories with minimum allocation of 10% each in these categories. In all these 3 asset categories, that is multi-asset, जिसमें equity होगा, जिसमें debt होगा और जिसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी होगा, एंड फॉरेन सिक्योरिटीज विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट, वो उसका एक हिस्सा ही रहेगा, एक पार्टी रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। देन आर्बिट्राज फंड, आर्बिट्राज मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टिंग इनटू सेम सिक्योरिटीज लेकिन अक्रॉस द डिफरेंट मार्केट। अगर आप कैश मार्केट मतलब कैपिटल मार्केट में आप कैश मार्केट में आप परचेस कर रहे हो कोई कंपनी, तो आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो मार्केट है उसमें सेल कर दे रहे हो ऑन अ सेम डे, एंड यू विल नॉट जिस दिन आपने परचेस किया उसी दिन आप सेल करोगे। तो जो दोनों मार्केट में जो प्राइस डिफरेंस है, दैट प्राइस डिफरेंस इज कॉल्ड एज आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। सो दे विल इन्वेस्ट प्रिडोमिनेंटली 60 to 65%, above 65% into equity in this arbitrage fund, and there are few funds which are providing really good opportunities in arbitrage fund। जैसे मार्केट में फ्लक्चुएशन जब ज्यादा होता है अक्रॉस द मार्केट, तब आर्बिट्राज फंड अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, बट फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ओनली। Now, equity saving scheme, it's an open-ended scheme investing into equity, arbitrage as well as debt। ये तीनों में इन्वेस्ट करता है, जिसमें इक्विटी में मिनिमम 65% रहेगा, डेट में मिनिमम 10% रहेगा। यहाँ पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे आपने कैश में इन्वेस्ट किया हुआ है और आप फ्यूचर्स में उसको सेल कर रहे हो, तो आप यहाँ पे हेज कितना रहेगा, हेज इन्वेस्टमेंट कितना हेज है और कितना अनहेज है, ये स्पेसिफिकली स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में ये स्पेसिफिकली देना पड़ेगा। तो असेट एलोकेशन क्या डिफेंसिव है, क्या एग्रेसिव है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में ये पूरा इंफॉर्मेशन देना होता है। नाउ वी विल कम टू द सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स। अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम में इट्स एन ओपन एंडेड रिटायरमेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम हैविंग अ लॉक इन पीरियड ऑफ 5 years और टिल द रिटायरमेंट एज। आप ये रिटायरमेंट फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये स्पेसिफिकली रिटायरमेंट के लिए है। यहाँ पे 5 साल का लॉक इन रहेगा या 60 years विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहला रहेगा। तब बेसिकली ये होता है रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस हमको जब ये जमा करना है, फॉर दैट दिस रिटायरमेंट फंड स्कीम इज रियली गुड। नाउ चिल्ड्रंस फंड, बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट अगर करना है तो चिल्ड्रंस फंड से ऑफर्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मिनिमम लॉक इन पीरियड 5 years का होता है और द चाइल्ड अटेन्स द मेजोरिटी, ओके, द एज ऑफ दैट इज 18 years। तो अगर 18 साल पहले हो रहा है या 5 साल कंप्लीट हो रहा है, दो में से जो भी जल्दी हो रहा होगा, तब तक के वहां पे वो लॉक इन रहेगा। उसके बाद वो पैसा एज एंड व्हेन नीडेड कैन बी विथड्रॉन। Basically, this is meant to invest to build a corpus for child and their needs in the coming years. So these are the retirement, fund, and that is for children. Then there are a lot of other schemes are also available. That is index fund, exchange traded fund. This is an open-ended scheme replicating, specific index. Nifty 50 को ये कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, या सेंसेक्स को ट्रैक कर रहे हैं. So they will invest in the same proportion Sensex is formed. सेंसेक्स में 30 कंपनीज है, उनका जो भी सेंसेक्स में वेटेज है, जितना वेटेज है, सेम सॉर्ट ऑफ वेटेज दिस इंडेक्स फंड विल आल्सो हैव। 95% दे नीड टू इन्वेस्ट एज पर द एज पर दैट वेटेज ओनली। Then fund of fund, it's an open-ended fund of fund scheme investing into underlying fund. मतलब अगर सपोज कोई एक फंड है जहां पे सपोज ब्लू चिप फंड है और दूसरा कोई फंड है, लेट्स अज्यूम स्मॉल कैप फंड है, तो ये दोनों फंड में दे विल इन्वेस्ट, दे विल 95% ऑफ देयर कॉर्पस दे विल इन्वेस्ट इनटू दिस फंड, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंड ऑफ फंड। कि ऑलरेडी दो फंड चल रहे हैं, इन्होंने भी अपना पूरा का पूरा अमाउंट ये दो फंड में डाल दिया और उसको कह दिया है कि फंड ऑफ फंड। ऐसे हो सकता है दे कैन इन्वेस्ट इनटू ओवरसीज सिक्योरिटीज आल्सो और ओवरसीज फंड आल्सो। तो ये डोमेस्टिक भी हो सकता है, ओवरसीज भी हो सकता है फंड ऑफ फंड। नाउ एज वी विल मूव अहेड, सो देयर आर लॉट ऑफ रियल्टी फंड्स, दे आर इन्वेस्टिंग इनटू इंडिया एज वेल एज आउटसाइड आल्सो। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, it's a close-ended debt fund where the duration of the investment portfolio is closely aligned to the maturity of the schemes.
मतलब they are in a corporate, there are a lot of corporate bonds, those who are or corporate commercial papers, they are offering with a tenure of 15 months, 36 months, 48 months. So they will bring fixed maturity plans wherein एक particular 15 दिन में आप 50 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़ आप डालो, then they will invest into this, corporate securities or commercial papers, those who are offering. ये they will this is a structured product. Structure, it's a predefined investment होता है, पहले ही कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो डिसाइड होता है उनकी मैच्योरिटी के हिसाब से मैच करके अकॉर्डिंगली, और इसीलिए उनका नाम है फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स. देन कैपिटल प्रोटेक्शन, यहाँ पे जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है दैट अमाउंट नीड टू बी प्रोटेक्टेड. सो दे विल इन्वेस्ट प्रिडोमिनेंटली इनटू डेट इंस्ट्रूमेंट, 90% into debt instrument, and only 10% they will not invest into equity, but they will invest into equity derivatives market. कि क्या होगा, ये जो 90% है, अगर क्या आपने 5 साल के लिए, या इसका जो टेन्योर है, इट्स अ क्लोज एंडेड हाइब्रिड फंड होता है कि इसका मैच्योरिटी 5 साल का है, 90% इन्वेस्ट किया, तो 5 साल में अगर इसका जो कूपन रेट होगा सपोज 10% है, तो क्या होगा, ये 10% ही हर साल 90% इंटू उनका जो 10% है 5 साल में, लेट्स अज्यूम 45 रुपीज अगर वो एप्रिशिएट होता है मैच्योरिटी वैल्यू के हिसाब से, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू अ गुड रिटर्न. बट ये जो 10% डेरिवेटिव्स है, इन्वेस्टेड इनटू डेरिवेटिव्स, दे विल जनरेट एडिशनल अल्फा. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैपिटल प्रोटेक्शन. जो आपका कैपिटल रहेगा वो तो इंटैक्ट रहेगा ही, लेकिन उसके सिवा आपको एडिशनल रिटर्न जनरेट कर पाएंगे बाय इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी डेरिवेटिव्स. So that's why it is called as capital protection fund. Then infrastructure debt fund, a close-ended fund, mutual fund, predominantly invest 90% they will invest into debt securities or securitize debt instrument of infrastructure companies, okay, or infrastructure project or special purpose vehicle. National Housing Board हो गया है या National Highway Authority हो गया है, वो अगर कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहां पे भी ये जो म्यूचुअल फंड है, थ्रू म्यूचुअल फंड वी कैन प्रोवाइड फाइनेंस टू देम ऑल्सो. ओके, 90% ऑफ इन्वेस्टमेंट नीड टू बी इन्वेस्टेड इनटू दिस कंपनी जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो रहा है, या स्पेशल पर्पस व्हीकल है, या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ने उनके जो डेट थे वो सिक्योरिटाइज कर दिए हुए हैं. ओके, वो किसी को बेच दिया एंड दे अवेल दैट एडिशनल अमाउंट. ऐसे अगर सिचुएशन है तो दैट इज कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स. Then real estate mutual fund. Mutual fund will actually they will do the investment into real estate. Okay, 35% portfolio should be held in physical assets. Means they actually need to buy a few properties. Okay, and remaining 75% or entire 75% of the portfolio need to be invested into real estate assets, mortgage-backed securities, equity shares or debentures of the companies engaged in real estates. Okay, or real estate development projects. That's why it is called as real estate mutual fund. There are a lot of mutual funds, those who have also bought this real estate mutual fund. Then real estate mutual fund trust. So they need to be registered with the SEBI as a separate, trust to invest in commercial real estate. But इनके लिए क्या होता है, this REITs, they need to bring, initial offer like NFO. They need to bring an initial offer and the total value of the, REIT. जब सेबी के पास वो जो रजिस्टर करते हैं और या कोई फंड अगर लेके आते हैं, तो उनका कॉर्पस मिनिमम 500 करोड़ रुपए के ऊपर होना चाहिए. और जब वो इनिशियल ऑफर लेके आते हैं, दैट वैल्यू इनिशियल ऑफर शुड बी अबाउ 250 crore rupees only. So there are a lot of real estate investment trusts which are, right now they are in India. Then infrastructure investment trust. It is on the same line. But they will here real estate investment trust और infrastructure investment, इसमें फर्क ये है, real estate they will invest into real estate, in infrastructure they will specifically invest into infrastructure funds. So INVIT scheme size, the total scheme size should be more than 500 crore rupees and minimum initial offer need to be about 250 crore of rupees. Then this is a very new type of funds, that is smart beta. So in a recent last 4 months, if you would have seen, so there are a lot of asset management companies has bought this smart beta fund as well. So smart beta fund is an extension of index or exchange traded fund. As they change the basis of the exposure in the portfolio to the index using alternative strategy. यहाँ पे they will focus only in the companies which are there in the index या exchange traded fund है. सेम कंपनीज में वो इन्वेस्ट करेंगे, बट इन्वेस्ट करने के लिए उनका बेसिक जो थ्रस्ट रहेगा, बेसिक उनका जो मोटो रहेगा, बेटर रिटर्न्स आना चाहिए, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, और जो रिस्क है वो कम से कम जितनी ज्यादा कम हो सकती है वो कम करनी चाहिए. Their main focus would be on these three parts, that is improve returns,
increase diversification and reducing the risk, and that's why it is called as a smart beta fund. Then quant fund. Quant is the basically all these artificial intelligence or machine learning and data analysis, and they will rely on the data analysis and numbers rather than manual interventions, and will select the portfolio accordingly. Different securities they will select accordingly. They are predetermined model that are created and derived using analysis of the past data, historical data के basis पे, using all these quant techniques, they will decide where we need to invest, and accordingly they will select those company just to eliminate the human element in decision making. So that's why it is quant fund. Then international REITs, a fund that invests in real estate investment trust abroad, gives an exposure to the investors, both international fund plus commercial real estate. So recently, Kotak Mahindra, they do have a international IT fund as well. So there are a lot of companies those who are actually into this different type of. Now एक सबसे जो गहन बात यह है कि हमने इतने सारे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फंड्स देखे, हमने अलग अलग इसकी इंफॉर्मेशन देखी, इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी के 11 हो गए, डेट के 16 हो गए, देन अब इसमें रिस्क कितनी ज्यादा है, रिटर्न कहाँ पे है, ये अगर हमें ट्रेड ऑफ समझना है तो डेट स्कीम का फॉर यू पीपल आई हैव अबाउट दिस। यहाँ पे जो डेट ओरिएंटेड फंड होते हैं या क्रेडिट रिस्क फंड होते हैं वो सबसे हाईएस्ट रिस्की होते हैं, ठीक है। ओवरनाइट फंड है सबसे लोएस्ट रिस्की होते हैं, देन लिक्विड फंड, देन अल्ट्रा शॉर्ट फंड, देन शॉर्ट टर्म फंड, देन गिल्ड फंड, बॉन्ड फंड, ओके, एंड डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड, दे आर द हाईएस्ट रिस्की। रिटर्न्स यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे रिटर्न्स भी हाई रहेंगे, रिस्क भी हाई रहेगी। इफ यू गो टू द इक्विटी, सो इक्विटी में इक्विटी सेविंग स्कीम विल ऑफर लोअर रिटर्न्स as well as risk is low. Equity oriented hybrid, again it's a low risk, low return. Large cap companies, medium risk, medium return. Mid cap companies, higher risk, higher return. And sectoral fund, small cap companies, a small cap fund as well as sectoral fund, highest risk, highest return that we can expect in this. को इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है या आपको कौन सी स्कीम कितनी रिस्की है बताना है, तो आप ये जो ट्रेड ऑफ मैट्रिक्स है ये आप यूज कर सकते। नाउ म्यूचुअल फंड की ग्रोथ कैसी हुई इंडस्ट्री में, बेसिकली हमने जब देखा था कि लोग क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे आर इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड, ये बेसिक पर्पस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड आरबीआई का, कि जिसके कारण म्यूचुअल फंड को इंडिया में बढ़ोतरी या एक बढ़ावा मिला है, या उसके जिसके लिए उसको सेटअप किया गया है कि एक स्ट्रॉन्ग मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट विद अ ब्रॉड पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल टू डेवलप इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का उसमें पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी है। और जो आज ऑलमोस्ट 60-65 साल में जो हमें दिख रहा है कि जहां पे नेसेंट स्टेज पे थी हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, वहां से बढ़ के नाउ इट इज अप टू ऑलमोस्ट 39 लाख करोड़ की अभी वो AUM asset under management हो गया है। So that definitely it has proved कि it has actually helped to develop the market. So Unit Trust of India got set up in 1963 by the government of India as well as RBI. There are different 5 phases which happened in India. This information I bought it from the MPK site पे अगर आप जाओगे तो you will get all this information from the MP site. जहाँ पे एक पहला फेज था कि 1964 से 87 तक तो जो asset under management था that is 6,700 करोड़। दूसरा फेज था 87 से लेकर 90, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स जब आने लग गए 1964 से 87 तक, UTI predominantly was dominating the market. But from 1987 to 93, all these public sector mutual funds they came into market, and it has grown to a level of 47,000 crore. From 93, after liberalization, globalization, and privatization, private sector mutual fund came into the market, and then it has expanded to a level of 1,21,000 crore. It has came into automation and growth phase from 2003 to 2014. It has gone to a level of 10 lakh crore. And from 2014 onwards, it has went up to 38,42,000 crore as of 30th September 2022. Okay, so this is a phenomenal growth which happened in India in mutual fund industry. Now we have covered entire part. Now we need to go for test our knowledge. Indicates how much money indicates how much money can be generated per unit of mutual fund in case of scheme is liquidated. So asset under management, net asset value, market price, or exit load. What's the correct answer? We have already explained it. Okay, it's a net asset value, right? Yes. Now second one, each mutual fund scheme must have a stated investment objective. State whether true or false. Okay, we have already discussed about it. Tell me, it's true.
Third, which of the following is an advantage of mutual fund? Customized portfolio, convenience to buy stock and bond directly from the mutual fund, okay, and economies of scale. We have already discussed economies of scale. We can directly invest into, a lot of big companies wherein individually it's not possible for us to invest into these companies. So economies of scale, that is very much, correct answer. Now, transparency level in mutual fund industry are very low. State whether true or false. False. There is a greater transparency. Rather, mutual fund is the only industry where there is a complete transparency about our investment, about recurring charges, everything, about everything. So it's a false answer. Which amongst the following categories of mutual fund have a fixed maturity date? Open-ended fund, exchange-traded fund, closed-ended fund, and interval fund. Okay, the correct answer would be closed-ended fund, because it has a certain date when it will get launched, and the specific date when it will get closed. Okay, so that's why it is a fixed maturity date, and that's why it is called as closed-ended fund. So we have covered role and concept of mutual fund. Revise it again to clear your concept, and all the best for your exam. Subscribe to my channel. Thank you for watching this video. Do like, comment, and all the best for your exam. Thank you. Thanks a lot.